So in today's class we're discussing about gastroesophageal reflux disease. This is called as GORD और GERD. तो अगर इस कंडीशंस को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ रिफ्लेक्स होता है बेसिकली. रिफ्लेक्स किसका होगा? गैस्ट्रिक कंटेंट का, यानी स्टमक के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है वो रिफ्लेक्स करके कहाँ चला जाएगा? लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर. तो अगर गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स होकर इसोफेगस के अंदर पहुँचता है, इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़. तो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की इसकी पैथोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ रिफ्लेक्स होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट का रिफ्लेक्स होगा और गैस्ट्रिक कंटेंट रिफ्लेक्स होकर कहाँ जाएगा? लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर. यानी लोअर इसोफेगस के अंदर अगर गैस्ट्रिक कंटेंट एंटर होगा, और एंटर कैसे हो सकता है? स्टमक से रिफ्लेक्स करके जाएगा, यानी इसका रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी वजह से इसको रिफ्लेक्स बोला है. तो अगर पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म की हम बात करें इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की कंडीशन में या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की कंडीशन में, तो यहाँ रिफ्लेक्स होगा स्टमक कंटेंट का, और स्टमक कंटेंट जो भी होगा रिफ्लेक्स होकर कहाँ चला जाएगा? इसोफेगस के अंदर. और अल्दो जहाँ लोअर इसोफेजियल जंक्शन है वहाँ स्फिंक्टर प्रेजेंट है, तो उस स्फिंक्टर को क्रॉस करके कहाँ जा रहा है? इसोफेगस के अंदर. इसी वजह से इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़. यानी जो कंटेंट एंटर होगा रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से होगा, रेट्रोग्रेड डिस्प्लेसमेंट होगा, इसी वजह से इस तरह की डिजीज़ की कंडीशंस को हम बोलेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़. अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ की इंसिडेंस की बात करें, तो इसोफेगस से रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनमें ये कॉमन कंडीशन है. 75% इसकी इंसिडेंस है. यानी अगर 100 केसेस आप इसोफेगस की डिजीज़ को ले रहे हैं तो 75 केसेस क्या होंगे? किसके होंगे? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के होंगे. कॉमन अकरेंस है, इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है. बात करेंगे सिम्टम्स क्यों डेवलप होता है या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ कंडीशन में सिम्टम्स किस वजह से डेवलप होगा, तो इसमें मल्टीपल एक्सप्लेनेशन इसके हो सकते हैं, सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता. तो अगर फर्स्ट कॉज की अगर हम बात करें, सिम्टम क्यों डेवलप होता है? सिम्टम डेवलप होता है पेप्टिक इसोफेजाइटिस के वजह से. यानी पेप्टिक कहते हैं, पेप्टिक सिक्रीशन जो होगा, स्टमक का जो सिक्रीशन होगा वो कहाँ जाएगा? इसोफेगस के अंदर, और इसोफेगस के अंदर उसके नतीजे में इन्फ्लामेशन डेवलप होगा. तो इस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के वजह से जो पेप्टिक इंड्यूस है, एसिड इंड्यूस है, इसी वजह से यहाँ सिम्टम डेवलप होगा. यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके रिफ्लेक्स होने के वजह से इसोफेगस के अंदर इसोफेजाइटिस डेवलप होगा. इस इसोफेजाइटिस के नतीजे में वहाँ पेन या बाकी जो सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के, वो सिम्टम्स डेवलप होंगे. सेकेंड है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. अगर ये डिसफंक्शन होगा, डिसफंक्शन क्या होगा? किसी भी स्फिंक्टर का काम होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना. यानी जो कंटेंट उस स्फिंक्टर को क्रॉस कर लिया है वो वापस रिगर्गिटेट नहीं करे. यानी जो भी स्फिंक्टर है, चाहे गैस्ट्रिक स्फिंक्टर की हम बात करें, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है या इसोफेगस और स्टमक का जो फंडस पार्ट है वहाँ स्फिंक्टर है, इनका काम होता है अगर कोई भी फूड कंटेंट वहाँ से पास हो जाए तो वो उसको दोबारा से रिफ्लेक्स नहीं होने देता. रिफ्लेक्स तब होगा जब जो स्फिंक्टर वहाँ प्रेजेंट है वो क्लोज नहीं हो. तो डिसफंक्शनिंग क्या हो सकती है? इम्प्रॉपर क्लोजर अगर हो रहा है या इनकम्पिटेंट स्फिंक्टर है. इनकम्पिटेंट का मतलब क्या है? कि वो अपना काम नहीं कर रहा है. इनकम्पिटेंट अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो नालायक. तो नालायक कोई स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता. नालायक किस सेंस में हो सकता है? कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है. तो इसका स्फिंक्टर्स का काम क्या है? स्फिंक्टर्स का काम ये है कि जो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करना. यानी जो कंटेंट फूड पाइप से होती है इसोफेगस से नीचे स्टमक के अंदर आ गया, वो दोबारा से रिवर्ट बैक करके इसोफेगस के अंदर नहीं है. और अगर स्फिंक्टर जो प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर, जो स्टमक और इसोफेगस का लोअर जंक्शन के साइड पे प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, अगर इसके अंदर डिसफंक्शनिंग डेवलप हो जाएगी, यानी ये अपना काम नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं करेगा, यानी क्लोजर प्रॉपर नहीं होगा, इनकम्पिटेंट होगा. इनकम्पिटेंट होने की कंडीशन में जो स्टमक कंटेंट होगा वो रिवर्ट बैक करके कहाँ चला जाएगा? रिफ्लेक्स करके कहाँ चला जाएगा? इसोफेगस के अंदर. तो ये मैकेनिज्म बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा सिम्टम्स के लिए. ऐसे ही एस्पिरेशन हो सकता है. एस्पिरेशन ड्यू टू द रिफ्लेक्स के वजह से एस्पिरेशन हो सकता है, इसके वजह से सिम्टम डेवलप होगा. एस्पिरेशन कहाँ होगा? ट्रेकिया के अंदर अगर कुछ कंटेंट जा रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेकिया के अंदर कंटेंट जाएगा तो उससे रिलेटेड सिम्टम डेवलप होगा. तो सिम्टम डेवलप होता है, उसके 3 मैकेनिज्म है, 3 एक्सप्लेनेशन हो सकता है. फर्स्ट बिकॉज ऑफ पेप्टिक इसोफेजाइटिस, सेकेंड बिकॉज ऑफ LOS डिसफंक्शन, थर्ड बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन ऑफ
रिफ्लेक्स, एक्सपीरेशन ऑफ रिफ्लेक्स। नेक्स्ट अगर बात करें कि लेट इफेक्ट क्या होगा, तो लेट इफेक्ट यही है कि यह स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। अगर ये मैकेनिज्म कंटिन्यूअस है, यह प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू कर रहा है, अगर लगातार ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा किसी पेशेंट के अंदर, तो अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्यों डेवलप होगा? स्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। इन्फ्लामेशन जब भी डेवलप होता है, हर बार मैं बताता हूँ कि इन्फ्लामेशन के नतीजे में वहाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ वियर एंड टियर होगा। उस वियर एंड टियर को रिप्लेस करने के लिए जहाँ रिकवरी होती है, रिकवरी के दौरान जो वियर एंड टियर होगा उसको रिप्लेस करने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट अपीयर होगा तो वहाँ फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी, फाइब्रोसिस इंड्यूस होगी तो वहाँ नॉर्मल स्ट्रेचबिलिटी जो म्यूकोजा की होगी वो लॉस हो जाती है। नॉर्मल स्ट्रेचबिलिटी म्यूकोजा की लॉस होगी तो फाइनली वहाँ नर्विंग डेवलप होगी। इसी नर्विंग को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। अगर ये कंप्लीट टाइप अपनी नर्विंग डेवलप होगी तो इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ इसोफेजियल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। तो अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा तो कंटिन्यू करने के नतीजे में यहाँ स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होगा। इसके अलावा इसके और फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या? एनाटॉमिकल फैक्टर हो सकते हैं। एनाटॉमिकल फैक्टर यानी इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ हिस। अगर वो डिस्टॉर्टेड है या वो वाइडेंड है तो उसके नतीजे में इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज की कंडीशन देखी जा सकती है। या कई बार ओबेज इंडिविजुअल्स हैं उसके अंदर स्टमक फ्लैटेंड हो जाता है। फ्लैटेंड होने के नतीजे में रिफ्लेक्स जो होगा ईजी होगा। जो ट्रैक होता है इसोफेगस का और स्टमक का स्ट्रीमलाइन में आ जाता है। स्ट्रीमलाइन इफेक्ट होने की वजह से वहाँ स्टमक का जो कंटेंट होगा फाइनली इसोफेगस के अंदर पहुँच जाएगा। क्योंकि यहाँ एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसी वजह से इन तरह के फैक्टर्स को हम बोलेंगे एनाटॉमिकल फैक्टर्स। तो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज जिसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कह रहे हैं वो एनाटॉमिकल फैक्टर्स की वजह से डेवलप हो सकता है या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उसके नतीजे में भी डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन है। इन कंडीशंस के वजह से सिम्टम्स डेवलप होगा जिस कंडीशंस को हम बोल रहे हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो हम अगर बात करें एनाटॉमिकल फैक्टर्स, ये ऑल्दो हमारा डिस्क्रिप्शंस में आ गया था। तो ओबेसिटी एक कॉज है। ओबेसिटी के होने की वजह से हमने डिस्कस किया था कि ओबेसिटी की कंडीशन में जो मसल्स फाइबर होंगे, मसल्स फाइबर के बीच में फैट टिश्यू का डिपोजिशन होता है तो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो लॉस हो जाती है। लॉस होने की कंडीशन में मसल स्ट्रेच भी होगी डिस्टेंशन के नतीजे में, और फाइनली जो स्टमक होगा वो डिस्टेंडेड होने के नतीजे में वो फ्लैटेंड हो जाता है। ठीक है। तो जो खास तौर से सुमोज जो होते हैं, जो खास तौर से जिनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है, मॉर्बिडली ओबेज लोगों के अंदर स्टमक क्या होगा? फ्लैटेंड हो जाता है, वाइड हो जाता है। वाइड होने की वजह से जो एंगल ऑफ हिस है वो डिस्टॉर्ट होगा। एंगल जो स्टमक और इसोफेगस के बीच में एक एंगल है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ हिस, ये डिस्टॉर्ट होगा यानी ये वाइडेंड हो जाएगा। वाइडेंड होने के नतीजे में जो भी स्टमक का कंटेंट होगा फाइनली इसोफेगस के अंदर एंटर होगा। जब भी स्टमक का कंटेंट इसोफेगस के अंदर एंटर होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। एसिडिक इन नेचर के नतीजे में वहाँ एक तो हार्ट बर्न की कंप्लेंट हो सकती है पेशेंट के अंदर, या अगर ये प्रोसेस रिपीट होगा तो फाइनली इसोफेजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इसमें ओबेसिटी की कंडीशन है, यह हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। दूसरा है ऑल्टर्ड लेंथ। ऑल्टर्ड लेंथ किसकी हम बात करें कि अगर इसोफेगस की हम बात करें तो इसोफेगस के अंदर लोअर पोर्शन जो होता है 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम मानते हैं एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस। तो ये लेंथ डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि किसमें इसोफेजाइटिस की कंडीशन या जीओआरडी की कंडीशन डेवलप होगी या नहीं होगी। तो लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना प्रिवेंटिव इफेक्ट डालेगा। अगर इसको हम समझना चाहें किसी इमेज की मदद से, तो अगर स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। ये जो पार्ट है, जो इसोफेगस का जो पार्ट होगा, अगर अंदर तक एंटर होता है, अंदर तक एंटर होगा जिसको बोलेंगे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस। किसको बोलेंगे? एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द इसोफेगस। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो जो स्टमक के अंदर कंटेंट है वो रिगर्गिटेट करके इसोफेगस के अंदर नहीं जाएगा। अगर ये क्या है? स्मॉल है, तो स्टमक का जो कंटेंट होगा इजीली एंटर हो सकता है किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर। अगर हम बात करें कि लेंथ का क्या रिलेशन है, लेंथ किसकी हम बात कर, इसोफेगस की जो लेंथ है, खासतौर जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस है की लेंथ अगर ज़्यादा है ऐसी कंडीशन में जो एब्डोमिनल कंटेंट होगा वो डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता इसोफेगस के अंदर। यानी अगर इंट्रा एब्डोमिनल इसोफेगस की लेंथ अगर ज़्यादा है तो यहाँ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होगा? अगर ज़्यादा चाहिए होगा रिफ्लेक्स कराने के लिए कंटेंट को।
इसका मतलब ये हुआ, इन्फ्रेंस हम ये निकाल सकते हैं कि अगर लेंथ ज़्यादा है, इंट्राएब्डोमिनल इसोफेगस का लेंथ अगर ज़्यादा है तो यहाँ रिफ्लेक्स के चांसेस कम है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ अगर ज़्यादा है तो जीओआरडी की कंडीशन के इंसिडेंस क्या होगी, इंसिडेंस इसकी कम होगी। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ फ्रेनिक इसोफिजल लिगामेंट। अगर ये लिगामेंट भी ऑल्टर्ड हो गया, लूज हो गया, तो ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्स की कंडीशन देखी जा सकती है। एनाटॉमिकल फैक्टर्स में अगर और हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें ऑल्टर्ड ऑब्लिक्विटी ऑफ द इसोफिजल जंक्शन जो होगा, अगर वो ऑल्टर्ड हो गया है, जिसको एंगल ऑफ हिस कहते हैं, यानी इसोफेगर स्टमक और फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक के अंदर एक एक्यूट एंगल बनता है, अगर ये वाइडेंड हो जाए ऑब्ट्यूज एंगल डेवलप होगा, ऑब्ट्यूज एंगल डेवलप होगा तो ये प्रीडिस्पोज करेगा किसके लिए, जीओआरडी के लिए। ठीक है, यानी जो एंगल है वो एंगल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एंगल डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो स्टमक का जो भी कंटेंट है डायरेक्टली एंटर हो सकता है किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। इसके अलावा जो अदर मैकेनिज्म है, रिड्यूस पिंचिंग एक्शन ऑफ डायफ्राम। जो इसोफेगस है वो एंटर कहाँ से होता है, डायफ्राम के अंदर जो इसोफिजल ओपनिंग है वहाँ से एंटर होता है। जो क्रूज ऑफ द डायफ्राम होता है वो जो इसोफिजल ओपनिंग होगी उसको नैरो डाउन करता है, और ख़ास तौर से जहाँ इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है ऐसी कंडीशन में डायफ्राम का जो इसोफिजल ओपनिंग है वो नैरो डाउन हो जाता है। नैरो डाउन होने की वजह से कोई भी कंटेंट एंटर नहीं हो पाता। तो क्रूज ऑफ द डायफ्राम हम कहते हैं, या जो इसोफिजल ओपनिंग है उसके चारों तरफ जो डायफ्राम का जो पोर्शन है, जो मसल्स फाइबर्स हैं, जब भी कोई प्रेशर इस तरह का इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है या इंट्रास्टोमिक प्रेशर बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में वो क्लिंच हो जाता है, नैरो डाउन होता है। नैरो डाउन होने के वजह से जो इस कंटेंट होगा वो रिग्रेट्रेट नहीं करेगा इसोफेगस के अंदर। तो अगर ये क्लिंचिंग इफेक्ट अगर ऑल्टर्ड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टमक का जो कंटेंट होगा इजिली एंटर हो सकता है इसोफेगस के अंदर। तो अगर रिड्यूस पिंचिंग एक्शन अगर हो रहा है, डायफ्राम जो हमने डिस्कस किया था, डायफ्राम के अंदर जो इसोफिजल ओपनिंग है उसके ऑल अराउंड मसल्स बैंड है या कह सकते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन है, और यहाँ फिजियोलॉजिकली जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा या स्टमक के अंदर इंट्रा स्टमक प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो ओपनिंग होती है नैरो डाउन हो जाती है, और इस सेक्शन को हम बोलते हैं पिंचिंग एक्शन। अगर ये रिड्यूस हो जाएगी तो स्टमक का कंटेंट होगा इजिली एंटर हो जाएगा किसके अंदर, इसोफेगस के अंदर। ऐसे ही ऑल्टरेशन इन द नॉर्मल म्यूकोजल रोजेट्स, और ख़ास तौर से जो इसोफिजल जंक्शन के साइड पे अगर नॉर्मल म्यूकोजल रोजेट्स हैं उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसके नतीजे में भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऐसे ही स्लिंग मैकेनिज्म है गैस्ट्रिक मस्कुलेचर का। गैस्ट्रिक मस्कुलेचर बेसिकली एक स्लिंग मैकेनिज्म, एक स्लिंग बनाता है जिसके वजह से जो भी कंटेंट होगा फाइनली इसोफेगस के अंदर नहीं जाता, यानी ये भी नैरो डाउन करता है, जो पासेस होगा इसोफेगस का उसको भी नैरो डाउन करता है। तो इन सारे मैकेनिज्म्स के बिहाफ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आरडी की कंडीशन में जो भी कंटेंट एंटर होता है तो उसमें ये सिम्टम्स क्यों डेवलप होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने यहाँ 5 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वो है रिड्यूस एलओएस प्रेशर, यानी लोअर इसोफिजल स्फिंक्टर का प्रेशर जो है कम हो जाए। नॉर्मल रेस्टिंग प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल कंडीशन में लोअर इसोफिजल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना होता है 10 to 25 mm ऑफ Hg। ड्यूरिंग स्वेलोइंग जब हम स्वेलो करते हैं उस दौरान ये प्रेशर क्या होता है, लोअर डाउन होता है, ड्रॉप करता है, और ये प्रेशर कहाँ तक आ जाता है 1 से लेकर 13 mm ऑफ Hg, और ये ट्रांजिएंट पीरियड के लिए होता है 10 सेकंड तक होता है। ठीक है, तो अगर ये परसिस्टेंटली अगर कम हो रहा है, परसिस्टेंटली कम कैसे हो सकता है, स्फिंक्टर टाइटली क्लोज नहीं हो, तो जो टाइट क्लोजर हो रहा है इसोफेगस का अगर वो लोअर डाउन हो रहा है तो कोई भी कंटेंट इजीली एंटर हो सकता है इसोफेगस के अंदर। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग सिर्फ प्रेशर क्या होता है, कम होता है, रेस्ट ऑफ द कंडीशन में ये ज़्यादा होता है, बढ़ा हुआ होता है। टोनिसिटी के साथ जो स्फिंक्टर होता है वो क्लोज होता है। अगर ये क्लोजर इस प्रेशर के साथ नहीं हो, 10 to 25 mm ऑफ Hg तक नहीं है, उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन में इनकम्पिटेंट क्लोजर होगा इसोफेगस का, इसोफिजल जंक्शन का। इसोफिजल जंक्शन पे जो आपके स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसका इनकम्पिटेंट क्लोजर होगा, यानी
जो इंस्फिंक्टर होगा टाइटली क्लोज नहीं होगा, वो पार्शियली ओपन होगा। पार्शियली ओपन होने की कंडीशन में जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा या कोई भी एग्रेवेटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा तो फाइनली कंटेंट एंटर हो जाएगा इसोफेगस के अंदर। क्लियर? अब इसमें अगर हम बात करें कि ये जो जिसकी हमने बात करी है एलओएस प्रेशर की, ये किन किन कंडीशन में कम होगा और किन किन कंडीशन में बढ़ेगा। तो रेस्टिंग प्रेशर खास तौर से अगर हम बात करें ये किसकी वजह से बढ़ सकता है? गैस्ट्रिन के वजह से। कोलिनर्जिक इफेक्ट अगर किसी ड्रग का है वो इंड्यूस कर सकता है, एंडोनर्जिक इफेक्ट है उसके वजह से हो सकता है, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं वो रेस्टिंग प्रेशर्स को बढ़ा सकते हैं, रेस्टिंग प्रेशर्स को ये बढ़ा सकते हैं। रेस्टिंग प्रेशर डिक्रीज होगा सिक्रेटिन, इसके सिक्रीशन के वजह से जो रेस्टिंग प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा सिक्रेटिन के वजह से, कोलिसिस्टोकाइनिन के वजह से, ग्लूकागोन के वजह से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये जो प्रेशर होगा उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसे ही डेरिफाइलिन है, कॉफ़ी इनटेक है या फैटी मील है, यानी यहाँ जो इंस्फिंक्टर का क्लोजर होगा वो क्या होगा? डिलेड होगा या लेस होगा, लेस टाइटली होगा, यानी ये प्रेशर रेस्टिंग प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी इन मैकेनिज्म से या इन ड्रग्स की अगर इनटेक हो रहा है तो यहाँ इसोफेजियल प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने की कंडीशन में क्या होगा? रिगरेटेशन हो सकता है, यानी सिम्टम डेवलप हो सकता है। यानी इन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स हमने यहाँ डिस्कस करी जैसे डेरिफाइलिन है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इनके नतीजे में ओवरऑल जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। तो जो कि इंस्फिंक्टर किससे बना हुआ? मसल फाइबर से बना हुआ है। मसल फाइबर से बना होगा तो मसल फाइबर की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी? लॉस होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी लॉस होगी। तो जो प्रेशर जनरेट हो रहा था जिसको हम एलओएस का प्रेशर हम मान रहे थे वो प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से कंटेंट इजिली एंटर हो सकता है इसोफेगस के अंदर। ठीक है, यानी यहाँ जीओआरडी का सिम्टम ज़्यादा डेवलप होगा या पेशेंट अगर इन ड्रग्स की इनटेक कर रहा है या सिक्रेटिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या कोलिसिस्टोकाइनिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या ग्लूकागोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो इन कंडीशन में जीओआरडी का सिम्टम डेवलप हो सकता है या पेशेंट जीओआरडी से सफ़र कर सकता है। या फ्रीक्वेंट फैटी फूड ले रहा है या कॉफ़ी इनटेक कर रहा है तो उसके नतीजे में भी जीओआरडी का सिम्टम डेवलप हो सकता है। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में। जो सेकंड फैक्टर है वो फैक्टर है ऑल्टर्ड ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन पीरियड। और ये रिलैक्सेशन पीरियड किसका है? एलओएस का। यानी जब एलओएस क्लोज होता है तो रिलैक्स भी होता है, यानी पर्टिकुलर ड्यूरेशन है उसके लिए रिलैक्स होगा और फाइनली क्लोज हो जाएगा। तो अगर इसमें ऑल्टरेशन हो रहा है यानी जो क्लोजर हो रहा है डिलेड क्लोजर हो रहा है तब भी कंटेंट एंटर हो सकता है, स्टमक का कंटेंट एंटर हो सकता है इसोफेगस के अंदर। तो ऑल्टरेशन अगर ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन जो होगा वो पीरियड बढ़ जाता है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिलैक्सेशन होता है वो पीरियड क्या हो जाए? बढ़ जाए। जब हम कुछ भी इंटेक करते हैं तब जो एलओएस होता है वो रिलैक्स होता है। अगर ये कुछ फूड इंटेक नहीं कर रहे हैं तब भी वो रिलैक्स स्टेट के अंदर है तो फाइनली क्या होगा? कंटेंट एंटर हो जाएगा। तो एलओएस अगर एबनॉर्मली ये इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है, एलओएस के अंदर एबनॉर्मली रिलैक्सेशन हो रहा है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? जीओआरडी के लिए। थर्ड फैक्टर है रिड्यूस इसोफेजियल क्लियरेंस मैकेनिज्म, यानी इसोफेगस के अंदर कोई कंटेंट आ गया तो उसमें कुछ मैकेनिज्म है जिससे कंटेंट वो वॉश आउट हो जाता है, या जैसे हम कोई कंटेंट खाते हैं तो वो फाइनली पास ऑन हो जाता है स्टमक के अंदर। अगर ये मैकेनिज्म भी अगर ऑल्टर्ड होगा उसके नतीजे में भी क्या होगा? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की बात हम कर रहे थे वो कंडीशन डेवलप हो सकती है। अब चेंजेस क्या हो सकते हैं इसोफेजियल क्लियरेंस में? अगर हम बात करें चेंजेस किस वजह से हो सकते हैं, अगर ऑल्टर्ड इसोफेजियल पंप या इसोफेजियल बॉडी पंप है जो खास तौर से एक पेरिस्टाल्सिस जनरेट करता है। इसोफेगस के अंदर जो इसोफेगल का जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर एक पेरिस्टाल्टिस जनरेट करने वाला के स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पंप, बॉडी पंप बोलते हैं। वहाँ से पेरिस्टाल्टिक या जो वेव ऑफ द पेरिस्टाल्सिस वहाँ से जनरेट होता है। अगर ये पंप क्या हो जाए? ऑल्टर्ड हो जाए, यानी वो वेव जनरेट नहीं करे, वेव जनरेट नहीं करेगा तो जो पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट नहीं होगा तो फाइनली फूड मटेरियल इसोफेगस से स्टमक में नहीं जाएगा। तो यानी कंटेंट वहाँ रिटेन होगा किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर रिटेन होगा तो वही इरिटेशन होगी यानी बाकी जीआरडी के जो फीचर्स है वो डेवलप होंगे, यानी इसोफेजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यानी यहाँ फूड का एबनॉर्मल स्टेसिस होगा, यानी एबनॉर्मली स्टे करेगा फूड पार्टिकल। क्यों करेगा? उसके पीछे रीज़न है कि जो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होता है जिसकी हम बात करें, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल हमारा मूव करता है इसोफेगस से किसमें? स्टमक के अंदर। तो वो पेरिस्टाल्सिस जनरेट कहाँ से होता है? बॉडी ऑफ इसोफेगस से। अगर ये जिसको हमने पंप बोला, पंप बॉडी पंप ऑफ इसोफेगस, तो
तो अगर ये पेस्टाल्सिस जनरेट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फूड एबनॉर्मली स्ट्रेस करेगा इसोफेगस के अंदर और फाइनली उसके नतीजे में इसोफेजियल जो हमने GORD की कंडीशन डिस्कस करी उसके सिम्टम्स डेवलप होंगे। अब नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें तो ये जो प्रेशर खास तौर से जिससे पेस्टाल्सिस का फोर्स जनरेट होता है वो होता है 13 से लेकर 80 mm ऑफ G एम्पलीट्यूड होता है और ये प्रोपेगेटिव डाउनवर्ड वेव है, यानी जो पेस्टाल्टिक वेव जनरेट होगा वो अपसाइड डाउनवर्ड या मूव करेगा। जो भी कंटेंट इसोफेगस के अंदर एंटर होगा वो फाइनली कहाँ पुश होगा, स्टमक के अंदर। इसके अलावा सेकेंडरी फूड बोलस है, कोई फूड बोलस बहुत ज़्यादा है तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है इसोफेगस के अंदर, वो भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो यहाँ क्लियरेंस मैकेनिज्म हैम्पर होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? इसी में अगर जिसकी हम बात कर रहे थे जो ऑल्टर्ड क्लियरेंस मैकेनिज्म में, उसमें थर्ड फैक्टर है स्लेवरी बाइकार्बोनेट जो होगा वो रिलीज़ होगा खास तौर से। और ये क्यों रिलीज़ होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड रिफ्लेक्स हुआ है, जो इसोफेगस के अंदर जो एसिड होगा जो इसोफेगस के अंदर जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लेवरी ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन बढ़ा देगा। सिक्रीशन बढ़ाएगा तो फाइनली क्या कर सकता है, ये भी जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है इसोफेगस के अंदर उसको हैम्पर करेगा। यानी इसोफेगस क्या था, क्लियर था, पर वहाँ क्या कंटेंट चला गया, गैस्ट्रिक कंटेंट पहुंचा है तो स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट होगा, स्टिमुलेट होगा, वो अपनी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। उसका मकसद यही होता है अगर एसिड रिफ्लेक्स हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लेवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन बढ़ाएगा। उस सिक्रीशन के वजह से स्लेवरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होगा पहले इसोफेगस के अंदर जाएगा, यानी इसोफेगस के अंदर एबनॉर्मली वहाँ स्लेवरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रहा है वो पहुँचेगा, यानी वहाँ कंटेंट के तौर पर स्लेवरी सिक्रीशन पहुँचेगा। यानी वहाँ भी जो क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस जो इसोफेगस का होना चाहिए वो टोटल क्लियरेंस नहीं होगा। इसके अलावा ऑल्टर्ड म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक, खास तौर से यहाँ अगर हम बात करें म्यूकस और सरफेस एक्टिव फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनके क्लियरेंस के लिए मैकेनिज्म है। अगर वो ऑल्टर्ड हो जाता है, ये अगर डिफेक्टिव होता है तो ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए क्लियरेंस मैकेनिज्म को हैम्पर करने के लिए। जो फोर्थ फैक्टर है डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिलेड हो रही है, यानी एबनॉर्मली जो कंटेंट होगा, फूड कंटेंट होगा स्टमक के अंदर स्टे करेगा तो ये भी रिजल्ट कर सकता है GORD के अंदर। जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन में यहाँ एम्प्टिंग जो होगी डिलेड हो जाती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक है उसके कंडीशन में डिलेड हो जाती है, गैस्ट्रोप्रेसिस की कंडीशन है, स्टमक के जो नर्व कंडक्शन है वो अगर हैम्पर हो रहा है तो उसके नतीजे में भी एम्प्टिंग क्या होगी, एक सर्टेन अमाउंट के बाद जो गैस्ट्रिक कंटेंट हो जाता है पास होता है डुओडेनम के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। अगर वो एम्प्टिंग डिलेड हो रही है किसके वजह से, गैस्ट्रोप्रेसिस के नतीजे में, यानी मोटिलिटी लॉस हो रही है, स्टमक के वॉल की मोटिलिटी लॉस हो रही है, और ये क्यों हो रही है कि नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं है, तो ये भी रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, GORD के अंदर। ऐसे ही मेडिकेशंस हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं जो खास तौर से गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले करते हैं, तो ये रिजल्ट कर सकता है GORD के अंदर। ऐसे ही इंक्रीज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन अगर हो रहा है या गैस्ट्रिक एसिड हाइपर सिक्रेशन हो रहा है तो ये भी एक कॉज है किसके लिए, GORD के लिए। अदर कॉजेज में अल्कोहल इंटेक कोई कर रहा है तो उसके वजह से हो सकता है, स्मोकिंग कर रहा है उसके वजह से हो सकता है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जहाँ खासतौर से सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई खाकर सिर्फ लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तो ये भी रिजल्ट कर सकता है। और ख़ास तौर से अगर इस कंडीशंस की हम बात करें तो बच्चों के अंदर कॉमन है, इन्फेंट्स के अंदर कॉमन है, वीमेन के अंदर भी ये कंडीशन देखी जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। तो बहुत सारी बातें हमने GORD की पैथोजेनेसिस की हमने डिस्कस कर ली है, तो अगर दोबारा से इसको हम रिपीट करें तो पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो GORD की शुरुआत होती है डिस्टेंशन ऑफ द फंडस से, यानी स्टमक का अगर फंडस डिस्टेंट होगा तो ये रिजल्ट कर सकता है किसके अंदर, GORD के अंदर। इसके लिए जो फैक्टर हमने डिस्कस किया, एनाटॉमिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कुछ अदर कॉजेज़ की जिसकी हमने बात करी ये रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ जो स्फिंक्टर की अनफोल्डिंग होती है रिपीटेड होती है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग का मतलब है, फोल्डिंग का मतलब क्या होगा, क्लोज हो जाना, अनफोल्डिंग का मतलब ओपन हो जाना। अनफोल्डिंग हो रही है स्फिंक्टर्स की तो इसके नतीजे में गैस्ट्रिक जूस क्या होगा, वो एंटर होता है इसोफेगस के अंदर। तो यही जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसके जो मेन मैकेनिज्म यही है
कि फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, खासतौर से अनफोल्डिंग अगर स्फिंक्टर्स की हो रही है जो लोअर इसोफिजियल जंक्शन पे प्रेजेंट है, जिसको हम एलओएस बोल रहे हैं, लोअर इसोफिजियल जंक्शन पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसकी एबनॉर्मल अनफोल्डिंग हो रही है, तो इसके नतीजे में जो गैस्ट्रिक जूस होगा एंटर करेगा इसोफेगस के अंदर, और यही जितनी भी फसाद का जड़ क्या है, स्फिंक्टर का एबनॉर्मली अनफोल्ड होना। ठीक है, इसके अलावा रिड्यूस एलियस रेसिस्टेंस है, यानी लोअर इसोफिजियल जंक्शन पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जिसे लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर कहेंगे, उसका रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो ये बैरियर प्रोटेक्शन को वीक करेगा, यानी जो कंटेंट डायरेक्टली एंटर हो सकता है इसोफेगस के अंदर। इसके अलावा कुछ और मैकेनिज्म है जिसमें गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है, ये ऑलरेडी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर अगर होगा या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, जीओआरडी कॉज करने के लिए। अब गैस्ट्रिक डिस्टेंशन खास तौर से कैसे जीओआरडी कॉज करता है उसको समझेंगे हम। अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन खास तौर से ओवर ईटिंग के वजह से हो सकता है या एरोफेजिया के वजह से हो सकता है। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे जो गैस्ट्रिक फंडस की हम बात करें उसके डिस्टेंशन के वजह से कैसे जीओआरडी के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो अगर फंडिक डिस्टेंशन अगर होगा, इसके नतीजे में जो फंडस पार्ट का खास तौर से जो स्क्वेमस इपिथीलियम, खास तौर से एलओएस के साइड पे जो स्क्वेमस इपिथीलियम होंगे वो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेच होने के वजह से ये वाइडेंट हो जाएंगे, वाइडेंट होने के वजह से गैस्ट्रिक यानी सरफेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सरफेस बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक जूसेस को काम करने का मौका मिल जाएगा। गैस्ट्रिक जूसेस जब काम करेंगे तो इसके नतीजे में इसोफेजाइटिस डेवलप होगा। इसोफेजाइटिस डेवलप होने की कंडीशन में ये खास तौर से जब भी हमने डिस्कस किया था, अगर एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, यानी जो स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिफ्लेक्स होकर अगर इसोफेगस के अंदर जाएगा तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्लाइवा प्रोडक्शंस को। क्यों स्टिमुलेट होगा, तो ये मैकेनिज्म है, अगर एसिड कंटेंट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लाइवा अपना सिक्रीशन बढ़ाएगा, स्लाइवरी ग्लैंड अपना सिक्रीशन बढ़ाएगा, तो स्लाइवरी सिक्रीशंस के नतीजे में स्लाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के नतीजे में स्लाइवा प्रोड्यूस होगा। स्लाइवा अगर एबनॉर्मली ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन कॉज करने के लिए। तो इसके नतीजे में फाइनली क्या होगा, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन फर्दर एक्सीड करेगा। ठीक है, तो जितने बार रिफ्लेक्स होगा उतनी बार स्लाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। गैस्ट्रिक कंटेंट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसोफेगस के अंदर जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्लाइवरी ग्लैंड अपना सेक्शन बढ़ाएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अगर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये साइकिल रिपीट होगा, तो फाइनली स्फिंक्टर जो होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। जो स्फिंक्टर है वो फाइनली स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने का इफेक्ट क्या होगा कि वहाँ इरोजन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है, फाइनली फाइब्रोसिस हो सकती है, म्यूकोजल मेटाप्लेशिया हो सकता है। और ये क्यों होगा, बार बार एसिड सिक्रीशन का एक्सपोजर हो रहा है, वहाँ रिफ्लेक्स हो रहा है। तो जहाँ इसोफिजियल हम म्यूकोजा की हम बात करें तो वो वहाँ कोई बैरियर प्रोटेक्शन नहीं है, स्टमक वॉल के अंदर बैरियर प्रोटेक्शन है, किस फॉर्म में, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स के फॉर्म में, पर इसोफेजियल पार्ट के अंदर ये नहीं है। तो अगर कंटेंट, स्टमक कंटेंट अगर रिगरिटेट करके इसोफेजियल कंटेंट के तौर पे या इसोफेगस के अंदर पहुंचेगा तो फाइनली वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन कन्वर्ट हो सकता है अल्सरेशन के अंदर, इन्फ्लामेशन अगर सबसाइड करेगा तो फाइब्रोसिस हो सकती है, म्यूकोजल मेटाप्लेशिया हो सकता है, अगर रिपीटेड इरिटेशन होगा तो वहाँ कार्सिनोमेटस चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप। तो टाइप को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई की गई है, तो 4 टाइप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिम्टोमेटिक अनकॉम्प्लिकेटेड जीओआरडी, जिसको एनईआरडी भी बोलते हैं। सिम्टोमेटिक यानी सिम्टम प्रेजेंट है पर यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो इसको फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है जीओआरडी की, सिम्टोमेटिक अनकॉम्प्लिकेटेड जीओआरडी, जिसको एनईआरडी बोलते हैं, नॉन इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज। यहाँ पे कोई इरोजन नहीं है, कोई अल्सरेशन फॉर्म नहीं हुआ है। जीओआरडी तो है पर यहाँ अल्सरेशन और इरोजन नहीं हुआ है। सेकेंड टाइप है सिम्टोमेटिक कॉम्प्लिकेटेड जीओआरडी, यानी यहाँ पे इरोजन होगा, यानी इसको आप बोल सकते हैं ईआरडी बोल सकते हैं, इसको इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज। तो जो सिम्टोमेटिक कॉम्प्लिकेटेड जीओआरडी है उसको ईआरडी बोल सकते हैं, क्या होगा, इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज। सेकंड क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम जीओआरडी को डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी रिजल्ट करेगा इनकम्पिटेंसी ऑफ एलओएस,
जो लोअर इसोफिजल स्फिंक्टर है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, अगर वो इनकम्पिटेंट है, इस तरह के जीओआरडी को बोलेंगे प्राइमरी। सेकेंडरी जीओआरडी डेवलप होगा बिकॉज ऑफ सर्जरी या डिजीज के नतीजे में, यानी सेकेंडरी टू डिजीज डेवलप हो रही है कंडीशन, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी जीओआरडी। अगर इनकम्पिटेंसी ऑफ एलोस की वजह से डेवलप हो रही है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी जीओआरडी। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जीओआरडी को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो हर्निया के साथ एसोसिएटेड है, हर्निया यानी हाइटस हर्निया की कंडीशन है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो सकता है इसके अकॉर्डिंग जीओआरडी विद स्लाइडिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया की कंडीशन में स्टमक स्लाइड करके कहाँ चला जाएगा, थोरेसिक पार्ट के अंदर। स्टमक क्या है, एब्डोमिनल कंटेंट, अगर वो स्लाइड करके थोरेसिक कंटेंट बन रहा है, इस तरह की कंडीशंस को हम बोलेंगे हाइटस हर्निया। तो जीओआरडी विद स्लाइडिंग हर्निया एक क्लासिफिकेशन है, जीओआरडी विदाउट स्लाइडिंग हर्निया सेकंड क्लासिफिकेशन है। फोर्थ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट जो डेवलप होगा आफ्टर इंटेक ऑफ अल्कोहल इंटेक की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, बर्न की वजह से डेवलप हो सकता है, यहाँ ड्यूरेशन शॉर्ट होगा, इसी वजह से इस तरह के जीओआरडी की कंडीशंस को हम बोलेंगे एक्यूट। क्रोनिक की कंडीशन में ये रिजल्ट करेगा हाइटस हर्निया के नतीजे में या पोस्ट इसोफिजियल सर्जरीज के नतीजे में। क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।